आपने टेक्स्ट का पेपर पास करना है तो टेक्स्ट का पेपर पास करने का एक आप पूरे कैफ में ख़ासतौर पर ग्रुप ए में आते हैं। ग्रुप ए में वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें आपको डे 1 पे पता है कि मैंने पेपर पास करना कैसे है, या वो कौन सा एरिया है जो मुझे पास करवाएगा और कौन सा एरिया मुझे फेल करवाएगा, आपको वो डे 1 पे ही पता होता है अगर आप इसके सिलेबस से ग्रिड की तरफ आते हैं। आपको याद होगा जब हमने इनिशियल डिस्कस भी किया था कि हमारा सिलेबस है ग्रिड में, जो ग्रिड ए होता है हमारा बेसिकली, जिसमें आई कैप के 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें सिस्टम ऑफ टैक्सेशन आई कैप बुक के मुताबिक चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 है। इसकी आई कैप की वेटेज जो है वो 10 नंबर की है। फिर हमारे पास ग्रेड बी आता है, दैट इज़ अबाउट इनकम टैक्स का। ये तकरीबन होता है हमारा 60 से 70 मार्क्स का। और हमारे पास आता है ग्रेड सी, ये हमारे पास आता है कितना, सेल्स टैक्स का आता है। इसकी वेटेज होती है 20 से 30 नंबर का। आपके सिलेबस की उसने डिवीज़न आई कैप एग्जामिनर ने इस तरह से की हुई है और वो इस सिलेबस की डिवीज़न को फॉलो करता है। आप कोई भी पेपर उठा लें, कोई भी अटैम्प्ट उठा लें, वो इसको लाजमी फॉलो करता है। आपको पेपर पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? ये इंटरमीडिएट में 90 मार्क्स लेने वाले, 98 मार्क्स लेने वाले 50 नंबर के ऊपर रो रहे होते हैं हमारे 50 नंबर नहीं आते। आप लोगों के 50 और 3 की ऐड करके नहीं आ रहे होते आजकल जो हालात हो गए हुए हैं। तो लेकिन इसके पेपर में 50 नंबर सिक्योर करना बड़ा आसान है। ये ग्रिड है और इसमें से एवरेज जो आई कैप पूछता है 8 नंबर यहाँ से पूछने हैं और तकरीबन उसने एवरेज 28 नंबर यहाँ से पूछने हैं। इस इनकम टैक्स में एक एरिया आता है जिसको हम इनकम फ्रॉम बिज़नेस कहते हैं, 20 नंबर उसने यहाँ से पूछने हैं। तो सिर्फ आप अगर इन तीनों को जमा कर लें तो अराउंड 50 से 56 मार्क्स जो हैं वो सिर्फ आपके इन 3 एरियाज़ में से एग्जामिनर ने हमेशा टेस्ट करने होते हैं, हमेशा टेस्ट करने होते हैं। ग्रेड ए है पूरा। तो जब आपको डे 1 के ऊपर पता है कि भाई 50 से 56 नंबर सिर्फ इन 3 एरियाज़ में से आने हैं, तो आपकी कोशिश और आपकी एफ़र्ट यही होनी चाहिए कि आपका ये एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा तैयार होना चाहिए। लेकिन होता है इसके बरक्स है। आप जो भी बच्चा फ़ेल होता है टैक्स में, आप कभी भी उससे पूछ लेना यार क्यों फ़ेल हुआ है। अगर वो झूठ नहीं बोलेगा, सच बताएगा, तो यहाँ कहेगा इसको सेल टैक्स नहीं आता था या उसको बिज़नेस और एओपी नहीं आता था। हर बच्चा जो टैक्स में फ़ेल होता है वो इन 2 एरिया में ही स्ट्रगल कर रहा होता है। और अगर आप देखें इस बिज़नेस में से सिर्फ 20 नंबर आने हैं, सेल्स टैक्स में से 28 हैं और पहले ग्रेड में से आपके 8 नंबर हैं। सैलरी, प्रॉपर्टी, पूरा इनकम टैक्स एक तरफ है और ये 3-4 एरियाज़ जो हैं वो आपके एक तरफ हैं। अगर आप इन 3 एरियाज़ को अच्छी तरह कर लेते हैं आपका पेपर पास है। अगर ये 50 से 56 नंबर का आपका एरिया आ रहा है, आप इसमें से अराउंड 30 से 35 नंबर भी सिक्योर कर गए। ओके, इसके अलावा जो है सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स हो गया, रिबेट्स, रिटर्न, असेसमेंट, अपील, बेसिक्स, उसमें से आप हंस के 20-25 नंबर ले जाते हैं। वो एरिया कंपैरेटिवली आसान होता है, वॉल्यूम में बड़ा है, सॉल्व करने में, रूल्स में आसान होता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रगल करता है और हमने क्या करना है, इसी को ओवरकम करना होता है। तो ये अगर आपका एरिया स्ट्रॉन्ग है, अगर हो गया ये 50 से 56 नंबर वाले एरिया में आपको 30 से 35 नंबर भी आ गए, आपका पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इसलिए हम किससे स्टार्ट करेंगे, सेल्स टैक्स से स्टार्ट करेंगे। आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा होगा कि पूरे कैफ 1 से लेके कैफ 8 तक ये वाहिद पेपर है जो न्यूमेरिकल बेस भी है और थ्योरेटिकल बेस भी है। आप R1 पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि भाई उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही इन्वॉल्व होने और कुछ नहीं आना। आप CMA कर रहे हैं, आपको पता है न्यूमेरिकल्स या थ्योरी ना होने के बराबर है। आप बिज़नेस लॉ करेंगे, आपको पता है सारे के साथ थ्योरेटिकल है, उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। R2 में सारी न्यूमेरिकल्स हैं। सी लॉ सारा थ्योरेटिकल है, ऑडिट सारा थ्योरेटिकल है। बट ये वाहिद पेपर है जो 60% न्यूमेरिकल होगा मिनिमम और 40% क्या होगा, थ्योरेटिकल बेस्ड होगा। तो आप इसको दोनों पर्सपेक्टिव से तैयार करेंगे। आप इसको न्यूमेरिकली भी तैयार करेंगे, आप इसको थ्योरेटिकली भी तैयार करेंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपकी एक चीज़ वीक है दूसरी स्ट्रॉन्ग का पेपर पास हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसको हम देख के चलते हैं और हम सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे, सेल्स टैक्स ही करेंगे। सेल्स टैक्स जिसका अच्छा हो जाए, जिसको सेल्स टैक्स वाकई समझ आ गई, जिसको सेल्स टैक्स के सवाल जिसको करने आते हैं, उसका पेपर पास हो जाता है। बिकॉज सेल्स टैक्स के साथ थोड़ी सी एडिशनल एफर्ट होगी आपकी बिजनेस की, आपका पेपर पास हो जाएगा। तो सेल्स टैक्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने यहाँ पर लेके चलनी है और इसको आपने डेली का काम डेली करना है। इस पर आपने वो रिस्क नहीं लेना
ना आपके पास वो टाइम है रिस्क लेने का, जी हम अगस्त में जाकर रिवाइज़ कर लेंगे, अगस्त में जाकर प्रैक्टिस कर लेंगे, ये नहीं करना आपने। आपके पास ना वो टाइम है ना वो लेवरेज है, अब आपने सारा कुछ साथ साथ ही करना है। और सेल्स टैक्स आपने ख़ास तौर के ऊपर इसमें कोई आपने अपने काम को, कोई लेक्चर को, कोई टेस्ट को पेंडिंग आपने बिल्कुल भी नहीं रखना। अगर हम सेल्स टैक्स की बात करें और मैं आपसे सवाल पूछूं या एक आपसे ऑब्जर्वेशन लेने की बात करूं, तो इसमें से आपका थ्योरेटिकल पेपर भी आना है, न्यूमेरिकल पेपर भी आना है। ये कुछ आपका पास्ट पेपर के एनालिसिस हैं ऑटम 24 के अटैम्प्ट तक के। जैसे ऑटम 24 में 20 नंबर के न्यूमेरिकल थे, 9 नंबर की थ्योरी थी। स्प्रिंग 24 में 16 का न्यूमेरिकल था, 14 की थ्योरी थी। ऑटम 23 में 17 का न्यूमेरिकल था, 11 की थ्योरी आई थी। स्प्रिंग 23 में 19 का न्यूमेरिकल था, 9 नंबर की थ्योरी आई थी। इससे सारा हमें गिवन किया हुआ है। अगर आप देखें तो ऑन एवरेज 16 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, 13 मार्क्स के आपकी थ्योरी आती है सेल्स टैक्स में से, और 29 नंबर 28-29 नंबर का सेल्स टैक्स वो हर अटैम्प्ट में पूछ रहा है। वो कभी भी अगर आप देखें हिस्टोरिकली वो 30 से ऊपर नहीं गया। उसने जो ग्रिड कहा है 20 से 30 का, वो 30 से ऊपर नहीं जाता, वो अपना ग्रिड हमेशा फॉलो करता है। तो सवाल ये है आपके सामने भाई 20 नंबर के न्यूमेरिकल के हैं, 9 नंबर थ्योरी के हैं, 17 न्यूमेरिकल के हैं, 11 थ्योरी के, तो मुश्किल एरिया कौन सा होता होगा पेपर में, न्यूमेरिकल या थ्योरी? कौन सा मुश्किल एरिया होता होगा? कुछ ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो टैक्स उस ज़माने से कर रहे हैं जब असद उमर होता था फाइनेंस मिनिस्टर। आप समझ लें, असद उमर था फाइनेंस मिनिस्टर, वो तब का टैक्स पढ़ रहे हैं। असद उमर गया, फिर हफीज़ शेख आया, वो भी गया, फिर घड़ी वाला भी गया, पीडीएम पार्ट 1 आई, वो भी गई, काकड़ भी गया, पीडीएम पार्ट 2 भी आ गई, अब ये भी गया फाइनेंस मिनिस्टर। औरंगज़ेब भी चला जाएगा बट वो रहेगा। वो कौन सा था डायलॉग सेकंड गेम्स का, सब मर जाएंगे कौन बचेगा, कुछ ना कोई है था, तो कुछ ऐसे बच्चे हैं हमारे पास। तो अगर आप इसका एनालिसिस करते हैं, एक अमूमन ना बच्चों में ये बात फैली होती है, वो समझते भी हैं न्यूमेरिकल बड़े मुश्किल है, और न्यूमेरिकल अगर हो जाए पेपर पास हो जाएगा, न्यूमेरिकल में मार्क्स नहीं आते, न्यूमेरिकल में मार्क्स नहीं आते। लेकिन आई कैप के स्टैट्स कुछ और कह रहे हैं। ये न्यूमेरिकल की परफॉर्मेंस है। न्यूमेरिकल्स ख़ास तौर पर वो न्यूमेरिकल्स जिनके नाम के आगे एसोसिएट्स लिखा होता है ना, वो आपके टैक्स के, सेल्स टैक्स के सबसे मुश्किल न्यूमेरिकल है। जिन न्यूमेरिकल्स के नाम के आगे भी एसोसिएट लिखा हुआ है वो आपके टैक्स के सबसे मुश्किल न्यूमेरिकल हैं। ये न्यूमेरिकल देख के बंदा हिल जाता है, यार करना कैसे है, इवन आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे नहीं होंगे। फेज एसोसिएट्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, 80% बच्चों के पासिंग मार्क्स हैं इसमें। आबिद खान, इसमें एक बिल वाला पॉइंट आता है पोर्शनमेंट जो सबसे टेक्निकल है, 84% बच्चों के पासिंग मार्क्स हैं। एम एच एसोसिएट 73, जे एफ एसोसिएट 74, हादी एसोसिएट 84, इवन ये स्प्रिंग 24 के न्यूमेरिकल में 75 बच्चों के पासिंग मार्क्स आए हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो जो एक मिथ बनी हुई है कि न्यूमेरिकल्स मुश्किल होते हैं, न्यूमेरिकल्स में मार्क्स नहीं आते, लेकिन स्टैट्स तो कुछ और कह रहे हैं। भाई 84% बच्चों के पासिंग मार्क्स आए हैं। अब ये कौन सी अटैम्प्ट है, स्प्रिंग 21। स्प्रिंग 21 में 16 मार्क्स का पेपर आया था न्यूमेरिकल, लेकिन 84% बच्चों के पासिंग मार्क्स हैं। स्प्रिंग ऑटम 18 में 84% बच्चों के पासिंग मार्क्स हैं। ऑटम 18 में 14 मार्क्स का था, स्प्रिंग 18 में 18 मार्क्स का था। बड़े न्यूमेरिकल आ रहे हैं, लेकिन बड़े न्यूमेरिकल्स में बच्चों के मार्क्स भी बड़े आ रहे हैं। 80%, 70% पासिंग मार्क्स है बच्चों के। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? क्योंकि प्रॉब्लम तो ये है कि सेल्स टैक्स नहीं आता, बच्चा फेल होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है थ्योरी। ये देखें, अगर स्प्रिंग 18 में न्यूमेरिकल्स में जब बच्चों ने 80% पासिंग मार्क्स लिए हैं, उसी स्प्रिंग 18 में क्वेश्चन थ्योरेटिकल आया था, उसमें 28% बच्चों के पासिंग मार्क्स आए। न्यूमेरिकल्स में 80 और वहाँ पे सिर्फ 28% बच्चे जो है वो मार्क्स सिक्योर कर सकें। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्प्रिंग 19, तो स्प्रिंग 19 में 79% बच्चों ने न्यूमेरिकल में पासिंग मार्क्स लिए हैं, लेकिन वहीं स्प्रिंग 19 के थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन आए थे पार्ट ए बी सी में, सिर्फ 15% बच्चों के पासिंग मार्क्स आए हैं। ऑटम 20 अगर देखते हैं, जे एफ एसोसिएट अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, 74% बच्चों के पासिंग मार्क्स आए हैं। ऑटम 20 में आते हैं, 2 सवाल थे, एक क्वेश्चन में 17%, एक क्वेश्चन में 16% पासिंग मार्क्स आए हैं। फिर स्प्रिंग कहाँ गया 21, हादी एसोसिएट 84% बच्चों के पासिंग मार्क्स आए हैं, बहुत अच्छी एवरेज है ये। पीछे रह क्या गया है, वही फेल हुए होंगे जो लेक्चर कंप्लीट नहीं होंगे। 84% बच्चों के इस न्यूमेरिकल में पासिंग मार्क्स हैं, वाइल थ्योरेटिकल आंसर में कितने हैं, 13% है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, मुश्किल एरिया क्या है, थ्योरी है। न्यूमेरिकल्स ना इंसान कर लेता है, न्यूमेरिकल्स उससे हो भी जाते हैं। इवन जब हम लेके चलेंगे, हम सीखेंगे, हम क्लासेस कर रहे होंगे, मैं आपको न्यूमेरिकल्स में इतना कैपेबल कर दूंगा, न्यूमेरिकल्स में नंबर आ जाते हैं। न्यूमेरिकल्स में पासिंग मार्क्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, आ जाते हैं। उसमें कैलकुलेशंस हैं, शॉर्टकट्स इतनी इन्वॉल्व होती हैं, आप सवाल पढ़ के आंसर लिखना सीख जाते हैं, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाती है कि आपको अनसीन क्वेश्चन भी आए, आप उसमें से पासिंग मार्क्स लेके निकाल सकते हैं। बिकॉज न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस का एक असूल होता है, चाहे वो टेक्स्ट के हैं, चाहे R1 के हैं, चाहे किसी सब्जेक्ट के हो। न्यूमेरिकल्स का एक असूल है कि आपको हर एडजस्टमेंट के नंबर मिलते हैं, आपको सवाल ठीक करने के नंबर नहीं मिलेंगे। आपको नंबर, अगर एक सवाल में 5 एडजस्टमेंट्स आई हैं, हर एडजस्टमेंट के नंबर होंगे। आपके एडजस्टमेंट ठीक है, मार्क्स मिलेंगे, आपके एडजस्टमेंट गलत है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपके सवाल में अगर 5 एडजस्टमेंट्स आई हैं, आपने 3 ठीक की हैं, 2 गलत की हैं, आपको 3 के नंबर मिलेंगे, 2 के नंबर नहीं मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल्स में एडजस्टमेंट बाय जब एडजस्टमेंट मार्क्स होते हैं, तो आपके लिए वहाँ पे मार्क्स सिक्योर करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, वहाँ पे हो जाते हैं। एक आधी एडजस्टमेंट मुश्किल होती है, लेकिन मार्क्स जो हैं आपके हमेशा वहाँ से सिक्योर हो जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, थ्योरी में आएगी। यहाँ पे आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज थ्योरी भी 2 तरह की आपको मिलेगी। एक होगी जिसको हम नॉलेज बेस कहेंगे, एक होगी एप्लीकेशन बेस। नॉलेज बेस थ्योरी का मतलब है रट्टा, क्रैमिंग करने वाला एरिया। भाई पूरे टेक्स्ट में ना आप किसी भी अटैम्प्ट का कोई पेपर उठा लें, 10 नंबर का क्रैमिंग वाला एरिया नहीं आता। किसी भी अटैम्प्ट का रैंडमली आप पेपर उठा के ले आए कि थ्योरी ये बताएं कहाँ से आई है, मैं साबित कर सकता हूँ कि क्रैमिंग वाली थ्योरी ना होने के बराबर है। आपने समझना है, आपने याद करना है, और आपने उसको अपनी वर्डिंग में रिलेट करके लिखना सीखना है। ये वर्ड टू वर्ड याद करना लॉ में होगा, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे थ्योरी आपको मिलेगी वो एप्लीकेशन बेस्ड होगी। आपको सिनेरियो गिवन कर दिया जाएगा, आप जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, आप बेसिकली लॉ पढ़ रहे हैं, आप उस सिनेरियो में क्या करेंगे, जाके उसके प्रोविजन को अप्लाई करेंगे और गिवन करेंगे कि भाई ये हमारा सोल्यूशन है, इस तरह से हम चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको थ्योरी पे थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर आप थ्योरेटिकल चीज़ों को लेकर चल गए, आपका पेपर पास हो जाएगा। और थ्योरी आनी भी ऑलमोस्ट 13 मार्क्स की थ्योरी आनी है ऑन एवरेज। तो यहाँ पे ही क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अलर्ट होके चलना पड़ेगा, और मोस्टली आपको एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी ही मिल रही होगी। तो हम अपने सेल्स टैक्स को डिवाइड करते हैं इन 5 एरियाज़ में, और हम इनको इसी तरह लेके चलेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर हैं हमारे। सबसे पहले आएंगे सेल्स टैक्स डेफिनेशंस, हम उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेल्स टैक्स के प्रोविजन एंड रूल्स को। अगर हम सेल्स टैक्स के डेफिनेशन और प्रोविजन एंड रूल्स, मतलब ये वाला चैप्टर और ये चैप्टर डिस्कस कर लें। चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर हमारी बुक का चैप्टर नंबर 18 और 19 है। अगर इस सिर्फ 2 चैप्टर डिस्कस कर लें, गिनती के 30 से 35 सफ़े बनते हैं। ये 2 चैप्टर अगर आप कर लें, आपके 100% न्यूमेरिकल जो हैं वो इससे सॉल्व हो जाते हैं। और न्यूमेरिकल आपके कितने मार्क्स के आएंगे? अगर 16 मार्क्स के न्यूमेरिकल आए हैं तो वो तो कराना आना ही आना है। इन 2 चैप्टर में से जो आपको थ्योरी आएगी ना, वो अराउंड 6 मार्क्स की आएगी मिनिमम। तो सिर्फ ये 2 चैप्टर डेफिनेशंस आपको आती हैं, आपको प्रोविजन एंड रूल्स आते हैं। तकरीबन आप ये 2 चैप्टर करने से 20 से 24 मार्क्स का सेल्स टैक्स अटैम्प्ट कर सकते हैं। और जो बाकी एरिया है हमारा रजिस्ट्रेशन का और रिकॉर्ड्स का, इसमें से आपका एक ही क्वेश्चन आएगा जो आपका 4 से 6 नंबर का होगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसको डीपली लेके चलूँ, तो हमें चैप्टर्स जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके ऊपर हमें टाइम लगाने को हमने याद करना है, वो 2 ही हैं। डेफिनेशन है सेल्स टैक्स की और प्रोविजन एंड रूल्स हैं। अगर हमें ये समझ आ जाए, हम अपने सारे न्यूमेरिकल से कर लेते हैं। और मेजर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसी एरिया में से आ रहे होते हैं। तो सिर्फ आप देखें तो चैप्टर नंबर 18 और 19 2 चैप्टर से गेम है। अगर ये 2 चैप्टर्स आप अच्छी तरह वर्ड टू वर्ड, आपको हर एक चीज़ क्लियर है इसकी, आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर है, कोई किसी की एम्बिग्विटी नहीं है, पेपर पास है आपका। मैं आपको वो कोई नहीं कह रहा कि यार ये 100 न्यूमेरिकल्स करेंगे, नहीं। हम गिनती के कोई 5 या 7 न्यूमेरिकल्स करेंगे जो बड़े वाले होंगे, दैट्स इट। लेकिन सिर्फ ये 2 चैप्टर से गेम है। जिसको ये समझ आ गए, जिसको सारे रूल्स किस तरह अप्लाई करने हैं, किस तरह कैलकुलेशन करनी है, जिसको अगर ये सारी समझ आ गई, पेपर उसका पास हो जाएगा। तो हम इसको लेके चलते हैं और हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, सेल्स टैक्स का हमारा है क्या और किस तरह चीज़ों को लेके चलेंगे। अगर हम सेल्स टैक्स की बात करें ना,
अगर हम सेल्स टैक्स की बात करें, क्योंकि थ्योरेटिकल एरिया मैंने डे 1 पे बता दिया है कि आपको सफ़र कहाँ करना पड़ेगा, थ्योरी में करना पड़ेगा। तो जब हम थ्योरेटिकल एरिया की बात करेंगे तो याद रखिएगा हमारे पास 3 तरह की चीज़ें होंगी जो मैं आपको यहाँ पे बता जाऊँगा, आप लोगों ने अपनी बुक्स पे हाईलाइट करती जानी है। एक होगी एरिया जिसको हम कहेंगे रीड ओनली, कुछ ऐसे कंसेप्ट्स आएंगे, कुछ ऐसे डेफिनेशंस आएंगी, कुछ ऐसे पैरा आएंगे जिनको हम क्या कहेंगे, रीड ओनली कह रहे होंगे। इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे डिस्कस हो गया, पढ़ लिया है, एक दफ़ा पढ़ लो, दैट्स इट, पेपर में वो आपसे नहीं पूछने वाला। दूसरे आपके पास होंगे एरिया जिसको हम कहेंगे कि भाई इसको आपने क्रैम करना है, वर्ड टू वर्ड याद करना, रट्टा मारना होगा। मोस्टली जो क्रैमिंग वाला एरिया होता है ना, वो डेफिनेशंस होती हैं, बिकॉज डेफिनेशंस को अपने वर्ड्स में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। और थर्ड एरिया जो होगा वो हमारा होगा डैट इज़ लर्निंग वाला, कि भाई इसको समझो, इसमें से आपको क्या मिलेंगे, आपको सिनेरियोज़ जो हैं वो मिल रहे होंगे, हमने क्या करना है उसको अप्लाई करना होगा। तो मैं आपको हर कंसेप्ट के आगे मोस्ट प्रोबेबली डेफिनेशन से आगे बता दूंगा कि भाई इसमें से ये चीज़ है, तो इसको इस तरह से करना है ताकि आपकी चीज़ें जो हैं वो समझ आती जाएँ। आपने सारा कुछ बुक के ऊपर हाईलाइट रखना है ताकि जब आप उसको पढ़ने बैठें आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो फेस ना हो रही हो। थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं कि सेल्स टैक्स को हम लेके चलते कैसे हैं और क्या होगा। देखें हमारे पास टैक्सेस जो है ना वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है जिसको हम कहते हैं दैट इज़ इन डायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, कोई बताएगा? टेस्ट तो दिया ना आप लोगों ने, वैसे तो इसमें सवाल था क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट होता है? मैंने भी तो यही कहा। तो कस्टमर से किसके ऊपर लेंगे? लाजमी एंड कंज्यूमर से लें। टोयोटा वालों ने टैक्स पे किया इस दफ़ा एफईडी का, वो तो एंड कंज्यूमर नहीं थे कभी भी। हाँ भाई डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? माशाल्लाह सही कह रहा है, तो लड़ क्यों रहा है मेरे से तू? तो डायरेक्ट टैक्स आपको पता है कि जो आप डायरेक्टली आपकी इनकम, आपके एसेट्स, आपकी वेल्थ के ऊपर चार्ज किया जाता है। भाई आपने पैसे कमाए हैं, हम आपसे ही टैक्स लेके जाएंगे, जितने पैसे कमाओगे उतना टैक्स लेके जाएंगे। इनकम ज़्यादा होगी टैक्स ज़्यादा होगा, इनकम कम होगी टैक्स क्या लेंगे, कम लेंगे। इसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और डायरेक्ट टैक्स पे हमारा पूरा सिलेबस का 70% एरिया जो है वो हमने डिस्कस करना है, जो कौन सा होगा हमारा इनकम टैक्स का होगा, इसको हम लेके चल रहे होंगे। बिकॉज जिसकी इनकम है उसी से टैक्स लिया जाएगा। अगर आपके पास पैसे हैं, आपको नोटिस आएगा, आप ही पे करेंगे, आपका टैक्स ये नहीं पे कर सकता, मैं नहीं पे कर सकता। जिसकी लाइबिलिटी है, जिसकी इनकम है, वही पे कर रहा है, ये डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। क्या पाकिस्तान में डायरेक्ट टैक्स हर बंदा पे करता होगा? सारे पे करते हैं। टैक्स पे किए इस दफ़ा आपने? पाकिस्तान में जो फाइलर हजरात है ना वो 4 मिलियन है, सिर्फ 4 मिलियन से भी कम है, 40 लाख से नहीं, अभी नहीं, 4 मिलियन से कम है। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ होने वाली है, 250 मिलियन की आबादी है, और हमारे जो फाइलर्स हजरात हैं ना वो 5 मिलियन नहीं है। तो इसका मतलब लोग टैक्स थोड़ी देते हैं। आपके ख्याल से जो इस वक्त ये कॉलेज के बाहर खड़ा हुआ है फ़राइज़ वाला, ये पैसे नहीं कमा रहा? जितने वो पैसे कमा रहा है उतना आप नहीं कमाते से ये करें कमा सकते। आप लोगों को स्टाइपेंड मिलनी है 22,700 रुपया, उसका तो ये 1 घंटे का प्रॉफिट है। आज मैं आ रहा था तो चौक में खड़ा हुआ था, तो ये देख रहा था वो जो वाइपर लेके साफ नहीं करता विंड स्क्रीन, तकरीबन उसने 2 सिग्नल्स पर रुका होगा, 500 रुपये ले गया होगा। तो अगर एक दिन में कोई 100 दफ़ा सिग्नल रुके हैं तो कितने कमाई करता होगा? कम से कम 5,000 रुपये कमाता होगा।
5,000 रुपया पर डे है, अगर 30 दिन काम करे कितना बनता है? 1.5 लाख रुपया। आपकी स्टाइपेंड कितनी होगी? 700 भी मिलेगा आपको। ना उसने कभी कोई डेप्रिसिएशन पढ़ी है, ना उसने कोई IAS 16 पढ़ा है, ना उसने कोई गवर्नमेंट ग्रांट्स पढ़ा है, ना उसको कोई टैक्स का पता, लेकिन पैसे तो कमा रहा है। और आप लोगों को कितने पैसे मिलेंगे? 22,700। लेकिन ये जो 22,700 रुपये आप कमाएंगे आगे जाके, इसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होगा, क्योंकि आपके पास कहाँ आएंगे? बैंक्स में आएंगे। गवर्नमेंट को पता होगा कि भाई इसने इतने पैसे कमाए हैं, ठीक है, अगर वो टैक्सेबल हुए आपसे टैक्स लेके जाएगी। लेकिन क्या ये जो फ्राइज़ वाला बाहर खड़ा हो गया, क्या इससे गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है? अगर KFC में आज फ्राइज़ बिकी हैं ना एक दिन में, उनसे आकर गवर्नमेंट टैक्स लेगी कि भाई तुमने इतनी फ्राइज़ बेची हैं, लेकिन उससे 3 टाइम ज़्यादा ये बंदा बेच रहा होगा। इसका कुछ पता नहीं कितने पैसे कमाए हैं, क्या हैं, कैसे हैं, कितने हैं, किसी को पता नहीं। अगर आप लाहौर में एंटर होते हैं, रावी से आते हैं, तो एक दरबार आता है, पता है ना आप लोगों को। आप कभी जाए अभी जुमेरात को, न मांगना नहीं है, जाके बस जाके ऑब्ज़र्व करें कि उस दरबार के आगे जितने फैक्ट्रीज़ बैठी होती हैं, भिखारी फैक्ट्री होती है किस्म की, कितना पैसा कमाता होंगे रोज़ का? क्या आप उन पर टैक्स ले सकते हैं? आपने अक्सर कुछ अर्से पहले ना वो थी आई गेस न्यूज़ पे थी, वो काड़ा में वो भिखारियों ने नानी का ख़त्म किया था, दादी का, ऐसा कुछ आया था ना, पता नहीं कितने लाख की देंगे ये और वो, ऐसे था 3 करोड़ का। अब भिखारियों ने नानी का दादी का चलीसमा था, किसका चलीसमा था, चलीसमे पे 3 करोड़ लगा लिया। पैसा तो है इनके पास, क्या उनके पैसे को गवर्नमेंट टैक्स कर सकती है? नहीं कर सकती। कैसे पकड़ेगी? अब डायरेक्ट टैक्स तो क्या है, इसके पास पैसे हैं, इसकी इनकम के ऊपर टैक्स ले दो। लेकिन ये बहुत बड़ा तबका है। हमारी जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है ना, जो हमारी पैरेलल इकॉनमी चलती है, कैश बेस इकॉनमी, वो बहुत बड़ी है। वो एवं नहीं कहते कि भाई पाकिस्तानी हुकूमत गरीब है, बट पाकिस्तानी बड़े अमीर है, ये फैक्ट है। हमारी स्टेट गरीब है, हमारी हुकूमत रियासत गरीब है, बट पाकिस्तानी बहुत अमीर है, बड़ा पैसा है। आप जाएं KPK में, स्मगल नहीं करते, स्मगलिंग नहीं करते, कितना पैसा कमाते हैं। इन सवार वालों की फैक्ट्री चल रही होती हैं, लेकिन टैक्स नहीं दे सकते। आप उसको छोड़ें, यहाँ पे लिबर्टी में एक दुकान है, दुकान भी नहीं है, दुकान करके काउंटर लगा हुआ है, वो लेसिस वगैरह जो आप लोग यूज़ करते हैं, सिर्फ वो बेचता है, जस्ट लेसिस वगैरह बेचता है। उसने उस लेसिस से 3 घर लिए हुए लाहौर में, सोसाइटीज़ में घर हैं, गली मोहल्ले में भी नहीं है। सोच लें, काउंटर लगा के वाजे मारने बाजी आ जाए तो भाई बताएं। अब उसके पास 3 घर हैं, तो उसकी डेली की इनकम कितनी होगी आप खुद एस्टिमेट कर लें। क्या गवर्नमेंट से टैक्स ले सकती है? नहीं, कि भाई सेल ही नहीं हुई, बिकॉज सारा किस पे चल रहे हैं, कैश पे चल रहे हैं। आप कभी जाएं ये शालम मार्केट चले जाएं, जो जितनी भी आपकी होल सेल या बल्क वाली मार्केट्स हैं, ये पेमेंट्स ही कैश में लेते हैं। ये इजी पैसा जैसे मुँह नहीं लगाते, भाई कैश है ठीक है बड़ा भाड़ में जाओ। आप जाएँ उर्दू बाज़ार, उर्दू बाज़ार में जाके अगर आपने 50 लाख का भी पेपर लेना होगा ना, कैश पे लेंगे, आपसे बैंक की ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। आप कहिए बैंक के दफ़ा हो जाओ, क्यों? भाई कैश में उनको इनकम आई है, वो नहीं बताएंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि कैश को गवर्नमेंट कभी भी ट्रेस नहीं कर सकती। आपके लिए मैंने चीज़ 10 रुपये की बेची है आपने 100 रुपये की हो, कैसे करेगी वेरीफाई? तो बहुत बड़ी इकॉनमी है हमारी, जिसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। मेरी पर्सनल एग्जांपल है, कुछ अर्सा पहले इचरे मोड़ पे एक हुआ था कि मैं वेट कर रहा था नाना अबू का, तो बिल्कुल इचरे मोड़ के ऊपर ना, तो पीछे 2 ना बंदे अपनी फैक्ट्री वाइंड अप कर रहे थे, मतलब जो फटा लगाया था वाइंड अप कर रहे थे। और मैं सुन रहा था, दिन भी दिसंबर के थे, क्रिसमस का इवेंट आना था, तो आपस में बातें कर रहे हैं, फटे कपड़े, मैले जिसे कहते हैं, पान खा रहे हैं, फुल उजड़े हुए थे दोनों। अब आपस की बातें सुन रहा हूँ, कहता है भाई दुकान तो बड़ी अच्छी चली आज मेरी, 4-4.5 लाख रुपया कमा लिया है। मैंने ऐसे मुड़ के देखा उसको, सिर्फ आज संडे के दिन उसकी इनकम कितनी है? 4-4.5 लाख रुपए की। उसने चलो रेवेन्यू बताया, प्रॉफिट नहीं बताया, चलो रेवेन्यू इसको इनकम मान रहे हैं। तो उसने कहता है हाँ मेरा बस गुजारा ही होगा, क्यों? मैं 3 लाख की सेल की थी, वो 3 लाख की सेल करके बैठा हुआ है, और वो 4-4.5 लाख की सेल करके बैठा हुआ है। ये एक दिन का है। चले अगर उनका 30% प्रॉफिट मार्जिन भी हुआ, वो 90,000 कमा के बैठा हुआ है, उसने कितना कमा लिया? 1.5 लाख कमा लिया। मुझे उसको कहता सोच लो अपने ऊपर, भाई मैंने IAS 16 भी पढ़ा हुआ है, मैंने इतने पेपर पास किए हैं, इतने टाइम में पास किए हैं, यहाँ पे आर्टिकल्स किए हैं, मुझे फुल टाइम अफसोस हुआ कि हम महीना काम करके 4 लाख देखने को तरसते हैं। उसने क्या किया?
एक दिन में बैठ के इतने पैसे कमा लिए, मेरे अकाउंट में अगर 10 रुपये भी आएंगे ना तो नोटिस आ जाएगा भाई पैसे कहाँ से आए, बताएं, एक्सप्लेन करें। लेकिन वहाँ से उनको नहीं पकड़ सकते। तो ये आपकी पैरेलल इकॉनमी है। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, बिकॉज डायरेक्ट टैक्स तो आपकी इनकम के ऊपर लगना है। आप जाके पूछो उससे इनकम कहेगा भाई जी जेब फटी हुई है, बटन वाला मोबाइल है, कर्जा मांग के काम कर रहे हैं, आप उससे टैक्स कैसे लेंगे, नहीं ले सकते। आप इसके पास जाएँ फ्राइज़ वाले के पास, हाँ भाई कितने पैसे कमाए हैं, ये सुबह का बिका ही कुछ नहीं है, ये कह देगा, ऐसे कि नहीं। तो फिर टैक्स किस तरह लेंगे बताएं। गवर्नमेंट कहते हैं ठीक है, पाकिस्तानी अवाम है, 2 नंबर अवाम है, 2 नंबर पे भी 2 नंबर आएंगे, वो भी काम सही नहीं करते, तो क्या करेंगे, कहेंगे ठीक है अब हमें अपनी इनकम नहीं बता सकते, ओके ना बताएं, पैसे कमा रहे हो, पैसे खर्च तो करोगे ना, आ जाओ अब हम तुम्हारी कंजम्पशन के ऊपर टैक्स लगाएंगे। आज जो भिखारी है, अगर भिखारी ने एक दिन में 5,000 रुपये कमाया, आप उससे उसका सोर्स नहीं पूछ सकते, भाई 5,000 रुपये आया हमें नोट गिना, शबाश फायर नोट गिन रहा है 1 2 3, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन वो भिखारी जब अपनी कंपनी वाइंड अप करेगा, रात को जाते हुए खर्चा करेगा, गोल्ड लीफ लेगा, स्टिंग लेगा, और क्या लेगा, बड़े भिखारी हो यार तुम लोग, बड़ा एक्सपीरियंस है, कौन सा पान, अब तो मुकर गया, फिर मार है, बता दे कहाँ पे करता है काम, कौन सा अड्डा है, जॉर्डन तो नहीं, ये तो नहीं बरकत मार्केट, नहीं यहाँ तो पकड़ा जाएगा ना दोस्तों यारों में, और कहाँ पे करता है, हाँ भी तू कहाँ पे करता है, ग्रीन टाउन में, नहीं तो तुझे बड़ा पता है पान खरीदेगा, तो दोनों यकमुश्त का है, तो पान भी, अब उसने खर्चा किया, तो भाई जब वो खर्चा कर रहा है तो टैक्स पे करेगा, वो गोल्ड लीफ पे गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी और गवर्नमेंट वहाँ से लेके जाएगी। जो वो स्टिंग पिएगा उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी और क्या करेगी, लेके जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी कंजम्पशन के ऊपर टैक्स लगाती है। अब वो अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाएगा तो भाई 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर कम से कम 120 रुपये टैक्स पे करेगा। अब तुम कमा रहे हो, नहीं कमा रहे, तुम डकैती कर रहे हो, तुम जो मर्जी काम कर रहे हो, आपने पेट्रोल डलवाया, उस पेट्रोल में से 120 रुपये किसके पास चले गए, गवर्नमेंट के पास चले गए। आप बिजली इस्तेमाल करोगे, आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, नहीं कमा रहे, डकैतियाँ करते हो, भीख मांगते हो, कंपनी के CEO व्हाटएवर जो भी हो, आपके बिजली के बिल में क्या करेगी, गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। आप बिजली का बिल पे करोगे, गवर्नमेंट टैक्स क्या करेगी, वहाँ से लेके चली जाएगी। अब उसके लिए रेलेवेंट नहीं है कि आपने पैसे कमाए हैं या आपने पैसे नहीं कमाए, कम कमाए हैं, ज़्यादा कमाए हैं, या कितना ज़्यादा कमाए हैं, आपकी इनकम हलाल की है, आपकी इनकम हराम की है, कोई कंसर्न नहीं है। वो कह रहा है भाई तुम खर्च करने जाओ, हम क्या करेंगे, तुम्हारी कंजम्पशन के ऊपर, तुम्हारे यूजेज के ऊपर क्या करेंगे, टैक्स लगा देंगे। इसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो ये पूरी दुनिया का असूल है, जिस कंट्री में डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा होता है वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स कम होता है, और जिस कंट्री में डायरेक्ट टैक्स कम होता है वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब ये जो आपकी यूरोपियन स्टेट्स हैं, यहाँ पे अप टू 45% तक टैक्स है, इनकम टैक्स। मतलब अगर आपने 1,000 रुपया कमाया तो 450 रुपये गवर्नमेंट के पास जाएंगे, आपको कितने मिलेंगे, 550 रुपये मिलेंगे। लेकिन वहाँ पे सेल्स टैक्स जो है वो 1% 0.5% है। कहते हैं ठीक है भाई, क्योंकि वो जब हर चीज़ ही आपकी इनकम से लेके जा रहे हैं, कहते हैं वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होना चाहिए। और हमारे मुल्क में जहाँ पे 250 मिलियन की आबादी है और सिर्फ 5 मिलियन फाइलर्स हैं, ना होने के बराबर ही हैं, तो ये क्या करेगी गवर्नमेंट कि सब पे टैक्स लगाओ। इसका मतलब जो आज पाकिस्तान में बच्चा इस टाइम पैदा हुआ होगा, उसका जो फिल्टर बाय होगा, उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स लेगी। और जो आज बंदा मरेगा, उसका जो अर्ग गुलाब आएगा कब्र के लिए, या अगरबत्तियाँ आएंगी, उस पर भी गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स ले रही होगी। इवन कफन के ऊपर भी टैक्स जाना है गवर्नमेंट के ऊपर। अगर कफन हुआ पिंक कलर का, डबल टैक्स गवर्नमेंट ले रही होगी। तो गवर्नमेंट जो है फिर क्या कहती है, भाई आपकी इनकम का हमें नहीं पता, ओके, आप इनकम का हम सबूत नहीं ले सकते, ओके, हम आपकी इनकम को ट्रेस नहीं कर सकते, ओके। इतनी बड़ी आवाम है, थोड़ी हो तो करे ना। जहाँ पे पूरे जो इसराइल की आबादी जो है वो 1 करोड़ नहीं बनती, हमारे लाहौर की आबादी 4 करोड़ है, तो वो तो पकड़ सकते हैं, हम लाहौर नहीं पकड़ सकते कि भाई तुम्हारे पास कितने स्टोर है, कहाँ पे क्या काम कर रहे हो, आप किसी की इनकम ट्रेस नहीं कर सकते।
जितनी बड़ी पैरेलल इकोनॉमी है तो क्या करेंगे आप फिर इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे कि लोग खर्च करेंगे। जब लोग खर्च करेंगे, जब लोग चीज़ें लेंगे, जब लोग कंजम्पशन करेंगे, हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर टैक्स जो है बोल सकते हैं। बिकॉज जिसने पैसे कमाए हैं उसने खर्च तो करना है। अब वो खर्च करेगा कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ के ऊपर करेगा, लग्जरीज के ऊपर करेगा, लेयर के ऊपर करेगा, वो जहाँ भी खर्च करेगा गवर्नमेंट वहाँ पे बैठी हुई है टैक्स लगाने के लिए। आप बिजली का बिल दोगे टैक्स है, गैस का बिल दोगे टैक्स डाल देंगे, पानी का बिल दोगे टैक्स डालेंगे, बेसिक नेसेसिटी है। आटा लोगे, चीनी लोगे, दाल लोगे, टैक्स है उसके ऊपर, घी के ऊपर टैक्स है, पेट्रोल लोगे उस पर टैक्स है। तो फिर गवर्नमेंट कहती है कि भाई अब जब ये लोग कंजम्पशन करेंगे, जब कंज्यूम करेंगे, जब पैसा खर्च करेंगे, हम क्या करेंगे, इनके फिर उस कंजम्पशन के ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो ये आपका क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कहला रहा होता है। क्या कहला रहा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स कहला रहा होता है। तो हमारा जो इनकम टैक्स है बेसिकली वो तो डायरेक्ट टैक्स है, हम उसके बारे में सीखेंगे कि भाई ये डायरेक्ट टैक्स है हमारा। और जो सेल्स टैक्स है हमारा, वो हमारा क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये इनडायरेक्टली आपकी जेब से निकाला जा रहा है। अभी आप में से कोई बंदा पैसे नहीं कमा रहा होगा, पैसे बस उजाड़ रहा होगा, ऐसे ही है, पैसे नहीं उजाड़ते। सुबह कुछ खाया, जाके कुछ खाना है, अभी ये पेन बाई किया था कि उठाया था पेन, ये उठाया था और वो बाई किया था। जो बाई किया उस पर टैक्स आप गवर्नमेंट को पे करके आएंगे, लेकिन आपको सोर्स ऑफ इनकम तो कोई है नहीं, तो आप लोगों के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन आप भी क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। अब हमने सिर्फ इसको देखना है कि सेल्स टैक्स किस तरह से काम करेगा और कैसे लेके चलेंगे। तो सेल्स टैक्स का ताल्लुक जो है ना वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस के साथ। हमने सेल्स टैक्स जो पढ़ना है, हमने इसको एज अ एंड कस्टमर पे भी नहीं पढ़ना, हम इसको पढ़ेंगे एज अ बिज़नेस के पर्सपेक्टिव पे, दुकानदार के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे होंगे, हम इसको अपने पर्सपेक्टिव, वी आर एंड कंज्यूमर्स, हम अपने पर्सपेक्टिव से इसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हम देखते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस में एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह रहे होते हैं। ये आपके सबसे पहले इसमें सेल्स आती हैं, आप सेल्स में से क्या लेस करवाते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इसमें आपके पास होता है ओपनिंग स्टॉक, इसमें आप ऐड करते हैं परचेजेस, लेस करते हैं आप इसमें से क्लोजिंग स्टॉक, आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है और ये आपके पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसे ही है। फिर इसमें से आपने जो एक्सपेंसेस वगैरह पे किए होते हैं वो आप एक्सपेंसेस जो हैं वो लेस करवाते हैं, तो आपके पास क्या आता है, नेट प्रॉफिट आ रहा होता है। ये आपकी एक बिज़नेस की सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और इस नेट प्रॉफिट के ऊपर ही गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लेके जा रही होती है, जो आपकी इनकम टैक्स में शामिल होते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमारा सेल्स टैक्स का ताल्लुक होता है, बहुत क्लोजली ताल्लुक होता है। देखिए मैं को फिर कह रहा हूँ, हमने पूरा सेल्स टैक्स जो पढ़ना है वो हमने एंड कस्टमर के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना, हमने किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, मैन्युफैक्चरर के, रिटेलर के, डिस्ट्रीब्यूटर के, दुकानदार के पर्सपेक्टिव से हमने पढ़ना है। ठीक है, आप ज़रा इमेजिन करें कि एक बेकरी है, आप ये बेकरी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है कि बेकरी ने इतनी सेल्स की हैं, बेकरी की इतनी कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, ये बेकरी का जीपी है, ये बेकरी के एक्सपेंसेस हैं, ये बेकरी का नेट प्रॉफिट है। सवाल ये है कि बेकरी सेल्स किससे करते हैं, किसे करेगी बेकरी सेल्स, कस्टमर्स को। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप आज जाते हैं बेकरी पे और आप जाते हैं ये बेकरी वालों से ये कस्टमर है और ये बेकरी है, आप इनके पास जाते हैं और आप इनसे कहते हैं हमें केक दे दें, कहते हैं ठीक है, आप इनसे एक केक ख़रीदते हैं, केक की कीमत होती है 2000 रुपये। जब वो आपको केक देते हैं, जब 2000 रुपये देते हैं, जब आप बिल पे करने लगते हैं, जब आपको इनवॉइस मिलती है, उस इनवॉइस पे कुछ इस तरह से लिखा होता है कि भाईजान ये केक है, ये उसकी क्वांटिटी है, ये रेट है, ये अमाउंट है, यहाँ लिखा होगा केक और यहाँ पे लिखा होगा 2000 रुपये।
देखिए जब आप 2000 पे करेंगे कि भाई साहब रुके ज़रा, आप हमें सेल्स टैक्स भी पे करें इसके ऊपर, तो यहाँ पे उसने क्या किया होगा, जीएसटी ऐड किया होगा 18% के हिसाब से, कितना बनेगा 360, तो टोटल बिल कितना आएगा आपको 2360। जब आप जाएंगे और आप जब जाके केक लेंगे तो आप बिल कितना पे करेंगे 2360। ये कस्टमर है, ये कस्टमर 2360 रुपये किसको पे कर रहा है, बेकरी वाले को पे कर रहा है, सही है। ज़रा मुझे बताएं इस बेकरी वाले को ये तो पता है कि जो उसने सेल्स की है वो 2000 रुपये की है, ये सेल्स है, और जो इसने ये 360 रुपये लिए हैं ये टैक्स के नहीं लिए, टैक्स के लिए ना। तो सर ये जो आप कस्टमर से टैक्स लेते हैं इसको हम क्या कहेंगे, आउटपुट टैक्स। क्या कहेंगे, ये 360 रुपये है, बेकरी वाले ने 360 रुपये किससे लिए हैं, मेरे से लिए हैं, कस्टमर से लिए हैं। जो आप कस्टमर से लेंगे वो आपके लिए क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स कहलाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो सेल्स किससे करते हैं आप, हमेशा कस्टमर से करते हैं। तो जो सेल्स के वक्त, जो सेल्स के टाइम आप टैक्स कलेक्ट कर रहे होंगे, जो आप टैक्स रिसीव कर रहे होंगे, वो क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स। अब आप किसी भी चले जाएं दुकान पे, आप KFC जाएं, आप मैकडॉनल्ड्स जाएं, आप किसी भी कपड़े की दुकान चले जाएं, किसी भी चले जाएं, आउटलेट चले जाएं, भाई आपने ख़रीदारी की है, आप सफ़ायर गए हैं, कपड़े लिए हैं, आपने ख़रीदारी की है। जब आपको इनवॉइस आई जो आपने उनको टैक्स पे किया है, तो उस आउटलेट ने टैक्स आपसे लिया है, कस्टमर से रिसीव किया है। और कस्टमर से टैक्स क्यों रिसीव किया है, बिकॉज उन्होंने आपको वो गुड्स सेल की हैं, उन्होंने वो गुड्स आपको बेची हैं। तो वो जो ऑन द दैट टाइम सेल के वक्त जो कस्टमर से टैक्स लिया जाएगा वो क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स कहलाएगा। क्लियर है। अब जाहिर सी बात है कि भाई ये जो बेकरी वाले हैं ये भी तो सामान कहीं से बाय करके लाए होंगे, ऐसे ही है ना। आज जो चीज़ बेच रहे हैं कहीं से बाय की होगी या बनाई होगी, ऐसे ही है कि नहीं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको एक कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं 100 रुपये की, तो वो लेके आए हैं ना, 80 के लाए होंगे, 100 की बेच रहे होंगे, ऐसे ही होगा। अगर वो केक आपको 2000 रुपये का बेच रहे हैं तो कितने का लिया होगा, 1000 रुपये का लिया होगा और 2000 रुपये का बेच रहे होंगे। तो भाई जब ये जिससे ख़रीद के लाए होंगे उसके लिए ये कस्टमर नहीं थे कि नहीं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये इन्होंने केक जो है वो परचेज़ किया था 1500 का, कितने का परचेज़ किया था, 1500 का। वो कोई भी XYZ मैन्युफैक्चरर था, उससे केक जाके लेके आए हैं, वो उनको बेचता है 1500 रुपये का। ये जब उससे ख़रीदते हैं कहते हैं भाई 1500 का केक है, लेकिन इसके ऊपर आप हमें टैक्स पे करेंगे 18% के हिसाब से, कितना बनेगा ज़रा बताएं, 270। और इनको कितने का पड़ा होगा, ये 1770 रुपये का। अब ये जो केक लेके आए हैं 1500 रुपये का, ये पेमेंट कितने करके आए हैं, 1770 रुपये की। इस 1770 रुपये में ये क्या है, टैक्स है जो इन्होंने बेकरी वालों ने पे किया था। जो आप पे करते हैं वो आपके लिए क्या कहलाता है, इनपुट टैक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इनपुट टैक्स कहलाता है। तो आपने जितनी भी इन्वेंट्री खरीदी है उस पर आपने टैक्स पे किया होगा, वो आपके लिए क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स कहलाएगा। आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसके ऊपर बिजली के बिल पर टैक्स पे कर रहे हैं, वो आपके लिए क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स कहलाएगा। तो सर व्हाट इज़ आउटपुट टैक्स, जो आप कस्टमर से लेते हैं। आपके पास कस्टमर सामान लेने के लिए आया, उससे सामान ख़रीदा, आपने उसको बिल पकड़ाया कि भाई ये 2000 का बिल है प्लस 360 टैक्स है। जो 360 रुपीज़ आपने उससे लिए हैं बीइंग का दुकानदार, वो आपके लिए क्या है, आउटपुट टैक्स है। लेकिन जब वही सामान आप भी कैसे खरीद के लेके आए थे, जब आप जिससे खरीद के लेके, भाई वो भी तो टैक्स लेगा आपसे। तो जो आपने पे किया है वो क्या है, इनपुट टैक्स। तो हमने यहाँ पे सीखना क्या है कि जो आपको आउटपुट टैक्स मिलेगा इसमें से हमने क्या लेस करवाना है, इनपुट टैक्स, डेट इज़ 270, और रिमेनिंग जो है वो हमारे पास क्या होगा, कितना आएगा, ये हमने क्या करना है, पे करना है। इसको हम कहते हैं सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना, ये हमने यहाँ पर सीखनी है। तो जिस तरह आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करके जीपी निकालते हैं ना, सेम उसी तरह हमने आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करना सीखना है। उसमें से हमने क्या करना है, इनपुट टैक्स लेस करवाना है और हमारे पास क्या आनी है, सेल्स टैक्स लायबिलिटी आनी है। सेम उसी पैटर्न में, सेम उसी तरीके में हमने क्या करना है, इस चीज़ को सीखना है।
तो व्हाट इज़ आउटपुट टैक्स, जो हम कस्टमर से वसूल करेंगे, एंड व्हाट इज़ इनपुट टैक्स, जो हमने पे किया होगा। और सेल्स टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। मेरे पास क्या आ जाएगा, सेल्स टैक्स पेएबल आ जाएगा। इतना टैक्स मैंने क्या करना है, पे करना है। यही हमारा सारा इसमें क्या करना है, हमने सीखना है। तो अगर हम देखें तो सेल्स टैक्स की अगर हम डेफिनेशन के ऊपर आए पहली, तो ये रीड ओनली है, आपने ये याद नहीं करनी। पेपर में कभी भी नहीं आपसे पूछेगा डिफाइन सेल्स टैक्स, ये सिर्फ रीड ओनली। नो व्हाट इज सेल्स टैक्स, जो हम कानून पढ़ रहे हैं, जो एक्ट है हमारा, डेट इज सेल्स टैक्स एक्ट 1990। इस एक्ट के मुताबिक कोई भी टैक्स, कोई भी एडिशनल टैक्स, कोई भी डिफ़ॉल्ट और चार्ज जो गवर्नमेंट को पे किया जाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, सेल्स टैक्स कहलाएगा। कोई भी फ़ाइन, कोई भी पेनल्टी, कोई भी अमाउंट, कोई भी पेमेंट जो हम इस एक्ट के मुताबिक पे कर रहे हैं, वो हमारी क्या कहलाएगा, सेल्स टैक्स कहलाएगा। या कोई भी अमाउंट, कोई भी रकम जो इस एक्ट के मुताबिक हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, सेल्स टैक्स कहला रहा होगा। तो इन शॉर्ट जो हमारा एक्ट है, डेट इज़ सेल्स टैक्स एक्ट 1990, इस एक्ट के मुताबिक कुछ भी अगर हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं ना, इस कानून के तहत, वो हमारा क्या कहलाएगा, सेल्स टैक्स कहला रहा होगा। ठीक है, यहाँ रखते हैं। कल फिर हम यहाँ से ऑनवर्ड चलते हैं, सप्लाई चेन और अगले स्लाइड इसको डिस्कस आउट करते हैं।